All right, so today we are going to start with little bit of mathematics, little bit, not a lot, क्योंकि हम अब तक सिर्फ वेव्स की बात करते आए हैं। हमने बोला था वेव के टाइप्स कौन से हैं, मैकेनिकल, उसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। फिर हमने मैटर वेव्स की बात की थी, मैटर वेव इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। देन वी आल्सो स्पोक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। All these waves can be more or less represented by a mathematical expression. Then we saw what is a progressive wave. A progressive wave is a wave which travels continuously in a given medium, right? Then we saw what are transverse and longitudinal waves, and we saw what are properties of transverse and longitudinal waves. So far, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव और उससे पहले जो कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल वेव्स, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एक्सेट्रा, these are not included in your syllabus for this year, right? But पता होना जरूरी है। अब समझेगा कि क्यों जरूरी है, because from this point onwards we are going to start with what is really included in your syllabus. So mathematical expression of a wave, expression of a wave। सबसे पहले यहाँ पे हम जिस वेव की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। उसका मतलब क्या है वो समझा देता हूं मैं। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव आप ट्वेल्थ में इन डिटेल पढ़ने वाले हो, बट व्हाट इट मीन्स इज हमारे पास एक वेव है विच इज प्रोग्रेसिंग इन टाइम, मतलब वो कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रहा है टाइम में और स्पेस में। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, मैंने वॉल पे एक रस्सी बांधा है और मैं उसको जर्क दे रहा हूं, तो आई एम जनरेटिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ऐसा कोई स्ट्रक्चर हम लोग जनरेट कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेव विच इज ट्रेवलिंग कंटिन्यूअसली थ्रू मीडियम, राइट? इसको सिंपल हार्मोनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, मतलब पार्टिकल मीन से स्टार्ट हुआ, ए पे गया, वापस मीन पे आया, बी पे गया और वापस से मीन पे आया, मीन टू एक्सट्रीम, देन बैक टू मीन, देन टू लेफ्ट एक्सट्रीम, देन बैक टू मीन। इस मोशन को बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो ट्वेल्थ में इन डिटेल होगा। और हार्मोनिक क्यों बोलते हैं ये आपको अभी पता होना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन है इसलिए मोशन। हार्मोनिक मतलब ये जो आप फंक्शन लिखते हो, साइन, कॉस, दिस आर कॉल्ड एज हार्मोनिक फंक्शंस। तो ये जो साइन और कॉस है इनका नाम ही है हार्मोनिक फंक्शन, राइट? गुड। तो ये जो मोशन मैं दिखा रहा हूं, वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल, ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल, इसका जब मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, जब मैं वेलोसिटी लिखूंगा, जब मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा, ऑल दिस विल बी फंक्शंस ऑफ ईदर साइन और कॉस। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये साइन या कॉस के फंक्शंस होंगे, इसलिए मोशन को बोलेंगे हार्मोनिक मोशन। फिर सिंपल क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसलिए इसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी इसका हमारे वेव के साथ क्या रिलेशन है? क्योंकि जब मैंने एक एंड से वायर को वाइब्रेट किया, जर्क प्रोवाइड किया, तो इस वायर का हर एक पार्टिकल इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड इट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जब मैं वेव ड्रॉ करता हूं, दिस वेव इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो हमने देखा तब हमको ऐसा दिखा है कि A is maximum displacement and point B is minimum displacement and point C is negative maximum and point D is zero again and point E is positive maximum। ये एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होता है, मतलब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मतलब जो पॉइंट
अभी मैक्सिमम पे है, इट विल गो टू मीन वैल्यू एट सम लेटर इंस्टेंट, और जो मीन पे है जैसे ओ है, इट विल गो टू मैक्सिमम, तो बाद में ये वेव का ऐसा भी होने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस एट सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि इस वायर का हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, करेक्ट। लेकिन हर एक पार्टिकल एक गिवन इंस्टेंट पे अलग अलग स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। मैंने कल बताया था स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है। स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू भी अलग है, वो हम लोग नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। एंड ऑल्सो व्हाट वी सॉ वाज कि हर एक पार्टिकल नीड नॉट टू बी इन द सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशन। एक पार्टिकल जैसे ए पार्टिकल अगर फर्स्ट ऑसिलेशन में है तो ई पार्टिकल सेकंड ऑसिलेशन में। गुड, राइट, करेक्ट। तो ये आपको समझना जरूरी था कि यहाँ पे एक वेव जब ट्रैवल करता है, मतलब प्रोग्रेस करता है, तो उसका हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, इसके लिए इसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अब जब नाम में ही आ गया सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक जब ये नाम में ही आ गया, इसका मतलब ये होता है दैट इसका जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे, इट शुड कंटेन साइन और कॉस। एक्सीलेंट, गुड। तो फिलहाल इस साल के लिए आपको ये डिराइव नहीं करना कि कैसे आया, सिर्फ आपको बताना है कि ये वेव है, इसका एक्सप्रेशन ये आएगा और ऐसा क्यों आएगा उसको जस्टिफाई करना। दैट्स इट, यू आर नॉट सपोज टू डिराइव इट। तो अभी जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। एक तो मैं ये वेव जब ड्रॉ कर रहा हूं, तो हियर I am drawing along x-axis time and also x distance from origin या फिर from some fixed point O, और ये है डिस्प्लेसमेंट y। ये किसका डिस्प्लेसमेंट है? ये हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो ऑसिलेट हो रहा है। और x क्या है? x डिस्टेंस है वेव का। तो वेव इज मूविंग फॉरवर्ड, मतलब वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, बट पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन y डायरेक्शन, इसलिए इसको हमने ट्रांसवर्स वेव भी बोला था, बिकॉज vibrations of particle are perpendicular to the direction of propagation. Is it clear up to this point? इसका मतलब ये होता है, हमको क्या पता है, एक तो हर एक पार्टिकल वाइब्रेट होगा, मतलब हर एक पार्टिकल का y डिस्टेंस चेंज होने वाला है, और वेव x डायरेक्शन में आगे जाएगा, मतलब जो भी इक्वेशन हम लिखेंगे उसमें y और x होगा कंपल्सरीली, राइट। तीसरा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव वेव है, ये टाइम के साथ भी आगे जा रहा है, तो उसमें t का भी कंपोनेंट होगा, right? So this wave can be mathematically written as y is equal to some amplitude a sine of kx minus omega t plus some phase angle phi. तो फॉर द टाइम बिंग ये फेज एंगल फाई क्या है? ये कांस्टेंट एंगल है। ये क्या है? वी डोंट नीड इट नाउ, सिर्फ ये एक मैथमेटिकल फॉर्म वेव का हम लिख सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इट शुड डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ वेव, स्ट्रक्चर ऑफ वेव एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब विद टाइम। अभी अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो 10 सेकंड के बाद कैसा होगा, तो विथ टाइम ये मैथमेटिकल फॉर्म वेव का देना चाहिए, तो इसलिए टाइम का कंपोनेंट है। गुड। विथ डिस्टेंस फ्रॉम ओ, क्योंकि मैंने अगर एक पॉइंट लिया यहाँ पे ए, राइट, मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे बी, फिर एक पॉइंट लिया सी, अदर पॉइंट डी, तो ये ए बी सी डी जो पॉइंट्स है, दीज आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, डिफरेंट एक्स वैल्यूज फ्रॉम द
पॉइंट O, राइट, एंड द पार्टिकल्स जो O से अलग अलग x डिस्टेंस पे है वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स पे है, मतलब अलग अलग स्टेट ऑफ वाइब्रेशन पे है, तो उसमें एक x का कंपोनेंट भी होना चाहिए। और एज आई टोल्ड यू, बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग in the y direction, so that is why you write y, correct? Good. So ultimately this y over here is a function of, आपने फंक्शन सीखा होगा मैथमेटिक्स में, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है that you know what are functions. So y is a function of position and time, x and t, right? क्यों? क्योंकि with time, देखो विच टाइम हर एक पार्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया पहले, जो पार्टिकल ओ पे जो पार्टिकल है वो अभी मीन पे है, लेकिन बाद में वो एक्सट्रीम पे आएगा, और जो पार्टिकल अभी एक्सट्रीम पे है वो बाद में मीन पे जाएगा। मतलब विथ टाइम वाई डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, राइट? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल टू t0, व्हाट आई कैन से इज, मतलब मैं इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब मैं टाइम को फ्रीज कर रहा हूं बेसिकली, राइट? मैंने बोला अभी, अभी मतलब अभी, एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब आई एम मेकिंग टाइम कांस्टेंट, करेक्ट? तो जब टाइम को कांस्टेंट करोगे तो y x ऑफ t इक्वल टू a sin k x, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो y इक्वल टू a sin x t माइनस अ कांस्टेंट। मतलब जब मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं तो वेव का फॉर्म क्या है? साइन। सिमिलरली मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात कर सकता हूं, मान लो ये डिस्टेंस है x, मतलब मैं अभी डिस्टेंस को फ्रीज कर रहा हूं, राइट? तो जब मैं डिस्टेंस को फ्रीज करूंगा मतलब ये कांस्टेंट करूंगा, और ये तो कांस्टेंट था ही, तो आई विल राइट दिस एज y of xt is equal to a sin of constant minus omega t। मतलब टाइम के साथ भी देखोगे दिस वेव इज अगेन साइन, तो इवन इफ यू आर चेकिंग एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम तो भी ये साइन वेव है, इफ यू आर लुकिंग एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम ओ तो भी ये साइन वेव है, राइट? तो दिस इज हाउ यू जस्टिफाई कि साइन क्यों होना चाहिए, साइन इसके लिए होना चाहिए, करेक्ट? क्लियर? गुड। तो आई एम गोइंग टू रिपीट ओवर अगेन। राइट, तो व्हाट वी वर सपोज टू डू इज, हमको क्या करना है, हमने अभी लास्ट सेशन में ट्रांसवर्स वेव के बारे में बहुत कुछ हमने देखा, फिर हमने एक प्रोग्रेसिव वेव की बात की थी। प्रोग्रेसिव वेव इज अ वेव विच ट्रेवल्स कंटिन्यूअसली, राइट? तो हमको उस प्रोग्रेसिव वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव को हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस वेव पे अलग अलग पॉइंट्स देखता हूं तो दिस ऑल दिस पॉइंट्स विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब वाइब्रेशन। तो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? मेरे पास एक पार्टिकल था, ओ से स्टार्ट किया, वो एक एक्सट्रीम वैल्यू तक गया, फिर वापस ओ पे आया, फिर लेफ्ट साइड के एक्सट्रीम वैल्यू तक गया, फिर वापस से मीन पे आया। मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है अबाउट अ मीन पोजीशन, राइट? अब जब ये जो पार्टिकल है जो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, इसका जब मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा या फिर मैं वेलोसिटी देखूंगा या फिर मैं एक्सेलरेशन देखूंगा तो दिस विल कंटेन ईदर साइन और कोसाइन। तो साइन या कोसाइन को बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस, और क्योंकि यहाँ पे मोशन हार्मोनिक फंक्शन से
हम लोग बता रहे हैं, तो ये हो गया हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में तो सिंपल मोशन है, इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका हमारे वेव के साथ क्या रिलेशन है? जब हमने एक एंड से, फॉर एग्जांपल ये रस्सी है, मैंने रस्सी को एक एंड पे बांधा है और दूसरे एंड से मैं उसको जर्क दे रहा हूं, तो क्या होगा? तो ये होगा कि व्हेन आई एम गिविंग इट अ जर्क, सम पॉइंट लाइक ए विल रीच मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको आपने एम्पलीट्यूड बोला था। सम पॉइंट बी विल बी देयर इटसेल्फ, इट इज नॉट मूविंग एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट? फिर कोई और पॉइंट होगा जो नेगेटिव मैक्सिमम पे है, फिर डी वापस से उसी पोजीशन पे है, राइट? ये एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है। बाद में एट सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम ये हो सकता है कि ए इज कमिंग बैक टू मीन, राइट? देन बी इज गोइंग टू मैक्सिमम, right? C is coming back to mean and D is going to negative maximum. This is how wave travels. फिर अगले इंस्टेंट पे देखोगे तो ये हो सकता है कि A is at negative maximum, B is at zero, C is at positive maximum. तो बेसिकली एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, आप किसी भी टाइम के इंस्टेंट पे चेक करोगे तो यू विल गेट सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? साइन वेव। क्यों आया साइन वेव? क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, हर एक पार्टिकल कर रहा है उस मीडियम में, करेक्ट? गुड। तो दिस इज फर्स्ट हिंट कि हम लोगों को अगर प्रोग्रेसिव वेव, इस प्रोग्रेसिव वेव को हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्यों? क्योंकि each particle of the medium is performing simple harmonic motion, मतलब vibration, and because this wave is progressing also, it is moving ahead also, तो इसलिए प्रोग्रेसिव वेव। और क्योंकि हर एक पार्टिकल वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा है और वो हार्मोनिक फंक्शन है, वेव किससे बनेगा? वेव इज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो इसलिए ये ओवरऑल वेव का इक्वेशन जो है, वी कैन राइट दिस ओवरऑल इक्वेशन एज y which is a function of x and t। x and t क्यों? मैं यहाँ पे t प्लॉट कर रहा हूँ टाइम, या फिर मैं x प्लॉट कर रहा हूँ। तो कोई भी पार्टिकल, it will be at some distance x from O, right? Good. So we can write this as A, where A is amplitude sine of kx minus omega t। आपने इतना लिखा तो भी चलता है, okay? It is okay if you write this way। अगर आप +5 लिखते हो तो भी चलता है, it is okay if you write this way। अगर आप ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हो, it is still fine if you write this। This is also fine, okay? Fine, no issues with it, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लिखेंगे हम लोग। Actually this is correct, in reality this is correct, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस सम फाई, ठीक है? ओके, गुड। देन ये ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म लिखने के पीछे मोटिवेशन था, यू हैव टू एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है। दो चीज है, हमें उस वेव का एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम उसका वेव फॉर्म चाहिए, फॉर्म मतलब फॉर्मूला चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए। दूसरा, हर एक पार्टिकल का मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए हमको। और हर एक पार्टिकल बोला तो मतलब दैट पार्टिकल इज एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम O, राइट? तो जो भी हम फॉर्म लिखेंगे उसमें x और t होना चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो हम किसी टाइम पे चेक करेंगे अभी उसका वेव फॉर्म क्या है, ये अभी का वेव फॉर्म है, दिस इज नाउ, राइट? या फिर हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर पार्टिकल, लेट अस से सम पार्टिकल E which is at a distance of x, उसका x डिस्टेंस पे फॉर्म क्या है। तो एट x डिस्टेंस यू विल फाइंड E पार्टिकल समवेयर हियर। मतलब डिस्टेंस के साथ भी वेव का फॉर्म चेंज हो रहा है, टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो पार्टिकल है ये वाइब्रेशन कौन सी डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं? y में। तो y इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ विच चेंज इन x एंड t, राइट? तो अगर आपने मैथ्स में फंक्शंस नहीं सीखा है तो आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट फंक्शंस वेरी क्विक। देखो ऐसा है, फंक्शन मतलब क्या होता है, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, एनीवन कैन अंडरस्टैंड। हमारे पास x वैल्यूज है, हमारे पास y वैल्यूज है, राइट? जब मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं
तो y की वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो आप बोलते हो y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या चेंज किया था? x। क्या चेंज हुआ? y। तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं x को जैसा चाहूं जब चाहूं चेंज कर सकता हूं, लेकिन x में चेंज किया तो y में चेंज हो गया, तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो सिमिलरली यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ टू पैरामीटर्स x एंड t, क्योंकि x चेंज किया तो भी y चेंज हो रहा है। देखो a के लिए y की वैल्यू अलग है, e के लिए y की वैल्यू अलग है, c के लिए y की वैल्यू अलग है। तो विथ x y इज चेंजिंग। और अगर मैं ये विथ टाइम भी देख रहा हूं, तो एट सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम आई मे गेट वेव एज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो टाइम के साथ भी y चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको ऐसा। गुड। So this is all about why it is a function of x and t. Good. अब इसी को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे लेट अस कंसिडर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल टू t0। इसका मतलब आई एम मेकिंग टाइम कांस्टेंट बेसिकली। इसका मतलब आई कैन राइट y x of t as a sin omega t plus phi is a constant minus kx। फिर हम बोल सकते हैं एट सम फिक्स डिस्टेंस x इक्वल टू x0, मतलब हमने x को कांस्टेंट कर दिया, तो y ऑफ xt इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस कांस्टेंट। तो दोनों ही केस में you have sine and sine, and hence this equation number 1 is correct, क्योंकि with distance and with time you should have both sine sine। it cannot happen कि एक बार आपके पास sin है, एक बार आपके पास cos है, या cos ठीक है लेकिन tan है, ऐसा नहीं चलेगा। Good, that's it। So we will just note it down, क्योंकि this is all what you need to write, and I will write in the language that your textbook says। So let us put it in the form of theory। Okay, so we want to describe a progressive way mathematically। So let us describe a progressive wave mathematically। Okay, then you know कि since it is a progressive wave, हमको दोनों चीजें लगेगी, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब पोजीशन। सो वी नो दैट a progressive wave, let us describe a progressive wave mathematically। Okay, I don't want to make it like this, मुझे ये शिफ्ट करना पड़ेगा। Progressive wave mathematically, we know that what we know is, then this is some kind of crazy stuff that I am doing, I know, but ठीक है, I don't like things to be in improper way। So we know that a progressive wave is a function of, मतलब it depends on, basically it varies with, ऐसा भी बोल सकते हो, is a function of, or it varies with, that is a better word, it varies, it changes with, is a function of position x and time t, right? Thus we need a mathematical function which contains both position and time।
Hence, a sine wave या फिर a sine function या फिर a sinusoidal function, अगर आपको कंप्लीट लिखना है तो बोल सकते हो hence a sinusoidal function can be used to describe a simple harmonic progressive wave. The wave is called as simple harmonic since each particle of the medium performs oscillatory motion about mean position, and such a motion and such a motion is represented by harmonic functions. That is sine and cosine, because sine and cosine are called as harmonic functions. Right? The mathematical form of a wave is given by the mathematical form of a wave is given by y x of t is equal to a sine of omega t minus kx plus phi. बुक में kx minus omega t दिया है. No one is going to cut your marks. आपने omega t minus kx क्यों लिखा? kx minus omega t. This is in fact far better. And this represents a wave which is traveling in positive x direction. अगर मैं बीच में प्लस लिखता हूँ मतलब wave is traveling in negative x direction. So this is correct in fact. Okay, right. Good. Equation number 1. Okay, then let us say at some instant of time t, t equal to t0, we have y of x लिखो. अभी आपके ऊपर है क्योंकि हमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, तो फिर y of x लिखो या फिर y of t इक्वल टू कांस्टेंट ऐसा भी चलता है, या t इक्वल टू t0 ऐसा भी चलता है. तो y of x इज इक्वल टू a साइन ऑफ y of x का मतलब ये होता है कि अभी सिर्फ x वेरिएबल रहेगा, टाइम कांस्टेंट कर दिया हमने. तो y of x इक्वल टू साइन ऑफ कांस्टेंट minus kx where omega t plus phi is constant. Equation 2. Right? So from equation 2 we see that the form of the wave with position x is sine. Similarly,
at some fixed position x equal to x0, we have y of t, क्योंकि अभी x कांस्टेंट है, a sin of right ओमेगा t माइनस अ कांस्टेंट या फिर प्लस अ कांस्टेंट, जो भी लिखना चाहो, वेयर you have phi minus kx is equal to a constant. Equation number 3. Right. So from 3 we see that the form of the wave with time is again a sine wave. तो हमको we don't need any books to write things. तो जो समझा है वो हमने लिखा है proper language. अभी somewhere your books will also be saying the same thing. Okay, so from equation number 3 we see that the form of wave with time t is sine. With time t is sine, right? Thus equation 1 is correct mathematical form of a progressive wave, traveling along positive x direction. Similarly, a progressive wave traveling along negative x direction is given by same equation, y of xt is equal to a sine omega t plus kx plus phi. Equation number 4. Done. So this is all you are supposed to write. जो समझा है उसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखो. It is not required that you should write word to word from books. Not required at all. Good. Then अब हमने वेव को रिप्रेजेंट तो कर लिया मैथमेटिकली. हमको अलग अलग टाइप के वेव्स का अलग अलग मीडियम में स्पीड पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ साउंड वेव which is longitudinal in air is, that is electromagnetic wave, 331 roughly. करेक्ट. तो लॉन्जिट्यूडनल वेव का स्पीड अलग होता है, ट्रांसवर्स का अलग होता है, राइट. तो ट्रांसवर्स वेव का भी अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हो तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. लेकिन अगर मैंने एक रस्सी बांधी है, जैसे ये केस था, हमारा जो ये केस था, वेयर हमने यहाँ पे एक रस्सी बताई थी, वी हैव अ स्ट्रिंग एंड देन वी आर जनरेटिंग वेव. So what is the speed of this wave? How it is determined? This is not electromagnetic radiation. ये ट्रांसवर्स बट मैकेनिकल है. तो किस पे डिपेंड करेगा वो सब अभी देखना है हमको. सो वन बाय वन. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव. द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव. उसमें पहला केस, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव.
और ट्रांसवर्स भी कौन सा, मैकेनिकल। तो देखो ऐसा है, इफ आई हैव a string and if I am vibrating this string such that I get a waveform here, the speed of this transverse wave, mechanical transverse wave, will depend on, आपको याद होगा हमने जब इलास्टिसिटी पढ़ा था उसमें हमने रिस्टोरिंग फोर्स नाम का एक कॉन्सेप्ट देखा। व्हाट वाज रिस्टोरिंग फोर्स? द फोर्स व्हिच ट्राइज टू ब्रिंग or to regain original shape, right? So in case of waves on a stretched string, यहाँ पे स्पीड डिसाइड करता है रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब वो जो मीडियम मैंने यूज किया है, जैसे एक इलास्टिक का रबर लिया और उसको जर्क दिया तो वो ज्यादा स्पीड से जाएगा वेव, राइट, करेक्ट। अगर एक प्लास्टिक का मटेरियल लेके मैं कर रहा हूं तो नो, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक में रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता। तो यहाँ पे इन केस ऑफ मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, स्पीड विल बी डिसाइडेड बाय रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब कितना इलास्टिक है बेसिकली, ओके। एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स is actually decided by or is given by tension in the string. Tension in the string is the force. Tension in the string is the force which is always towards the point of extension. इसलिए मैंने बोला था stretched string, मेरे पास एक रस्सी है उसको मैंने लूज छोड़ दिया, नो टेंशन, राइट। टेंशन क्या होता है? जब एक रस्सी को खींचते हो तो इट बिकम्स स्ट्रेच्ड, तो इसमें एक टेंशन फोर्स डेवलप होता है। वो टेंशन फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन की तरफ होता है। रस्सी को कहाँ पे बांधा मैंने? पी पॉइंट पे, तो टेंशन इज अलोंग दैट पॉइंट पी। तो ये टेंशन का फोर्स कितना है वो डिसाइड करेगा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। और डिटेल में समझना होगा तो मैं अगर यहाँ पे टेंशन प्रोवाइड करने के लिए एक 10 kg का मास लगा रहा हूं तो टेंशन T विल बी mg, मतलब 10 into 10 अराउंड 100 न्यूटन। तो इसका जो स्पीड होगा v1, और मैंने इसी पे एक 100 किलोग्राम लगा दिया, 10 हटा दिया 100 लगा दिया, तो नाउ द फोर्स इज 1000 न्यूटन, स्पीड इज v2, तो v2 इज ग्रेटर देन v1। मतलब जितना ज्यादा टेंशन होगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, उतना ज्यादा स्पीड होगा, मतलब v is somehow directly proportional to e. Why somehow? Because it is in reality proportional to square root of t. वो it is out of scope of your syllabus, वो डेरिवेशन करना पड़ता है, we have to derive, उसको डिराइव करना पड़ेगा आपको, why it is under root of, okay। देन सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करता, वो और एक चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज लीनियर डेंसिटी। नाउ व्हाट इज लीनियर डेंसिटी? जैसे आपको आपने सीखा है, आपने क्या सीखा है? आपने सीखा है वॉल्यूम डेंसिटी, मतलब क्या? एक यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के क्यूब में कितना मास, दैट इज वॉल्यूम डेंसिटी। फॉर एग्जांपल जब आप बोलते हो वाटर का डेंसिटी 1000 है, मतलब क्या बोलते हो? आप बोलना चाह रहे हो कि 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का कंटेनर लिया, कंप्लीटली वाटर से भरा, तो एग्जैक्टली 1000 किलोग्राम ऑफ वाटर जाएगा, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। उसी में अगर मैंने केरोसिन भर दिया तो अराउंड 900, उसी में पेट्रोल भर दिया तो 932, पेट्रोल पंप पे भी लिखा होता है ना 923 या 932 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी होता है वो। अगर उसमें मर्क्यूरी भर दिया तो 13,600 किलोग्राम। तो सिमिलरली एक यूनिट में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, दैट इज वॉल्यूम डेंसिटी। एक प्लेट के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर कितना मास है, दैट इज सरफेस डेंसिटी गिवन बाय मास अपॉन एरिया। सिमिलरली एक लाइन में कितना मास है, मतलब एक मीटर में कितना मास है, दैट इज लीनियर डेंसिटी। तो ये जो स्पीड है इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी स्मॉल m इज टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। मैंने बताया व्हाट इज लीनियर डेंसिटी,
1 मीटर में कितना मास है। मेरे पास एक रस्सी है जिसका टोटल मास 20 किलोग्राम है, तो टोटल लेंथ 5 मीटर है, तो 1 मीटर में कितना 4। हाँ, तो ये स्मॉल m इज हाउ मच मास इज देयर इन 1 मीटर, राइट। तो the speed of the transverse wave is in reality equal to under root of t by m, करेक्ट। ये फॉर्मूला कैसे आया? इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस, वी आर नॉट सपोज्ड टू डिराइव, वी आर जस्ट सपोज्ड टू रिमेंबर दिस। ओके, गुड। तो इतना लिख लेते हैं एंड देन वी विल स्टॉप। लेट मी सी हाउ मच इज द टाइम लेफ्ट। 5 minutes. I need to answer some questions. तो इसको मैं नोट्स ऐड करके अपलोड कर दूंगा।